roll। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.15। तो इसको हल करने से पहले वो बच्चे जो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे एक गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और मैथ ब्रांड्स थ्योरी फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो को देख लें, बिकॉज उसमें हमने स्टेप्स बताए हैं कि किन स्टेप्स को आप फॉलो करके इन जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने वी ना टी को कैलकुलेट करना है, यानी कि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो ये होगा जी, हमने टाइम जीरो माइनस पे ले जाके जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेने हैं और जो इंडक्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस करंट निकाल लेनी है। मतलब इसका क्या है कहने का, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे जी कि हम इस तरह से करते थे, जो कैपेसिटर अगर लगा होता था तो उसके क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते थे और इंडक्टर लगा होता था तो उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट कर लेते थे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो फिर से वही बात कह दिया जो आपने पहले बोली है। तो कहने का मतलब कुछ यूं है कि हम क्या करते हैं कि हम करंट मतलब कि सप्लाई देने से पहले जो उनके अंदर इफेक्ट मौजूद होता है, यानी कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर होते हैं जबकि हमारा जो इंडक्टर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर होता है, हम उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेन ये हमारा टॉपिक होता है। तो हम पहले क्या करेंगे जी, यहाँ पे मेंशन करेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, यानी टाइम जीरो माइनस के लिए सर्किट को अलहदा से ड्रा करेंगे। तो देखें टाइम जीरो माइनस पे ये इसके साथ स्विच था, ये मतलब ओपन था, तो इस वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा। और हमारा आपको पता है जब कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, बिकॉज एक कैपेसिटर और इंडक्टर अपने अंदर एकदम से वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें टाइम लगता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है, जबकि इंडक्टर एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है जब वो अपने अंदर कोई चीज स्टोर करके नहीं बैठे होते। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस करेंगे, इसको ओपन पोल से। अभी मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और आपसे फिर से मिलता हूँ। हाँ जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है, काफ़ी इजी है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखें मैंने स्विच जो लगा हुआ था उसको डायरेक्ट वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात कैपेसिटर को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया और उसके क्रॉस वोल्टेज मेंशन कर दिए हैं। और यहाँ पे शॉर्ट वायर के साथ इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया और उसमें करंट फ्लो करवा दिया डाउनवर्ड की जानिब, बिकॉज हमेशा ये डाउनवर्ड ही फ्लो करती है क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपने ज़रा गौर से देखना, यहाँ पे जब ये सर्किट ओपन है, इस जानिब से वायर ओपन है, तो क्या होगा जी, ये जो 2 एम्पेयर का सोर्स अपनी जानिब से करंट भेजेगा, तो करंट यहाँ पे जब पहुंचेगी तो उसे 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। तो करंट क्या करेगी, सारी की सारी इस वे में से गुजर जाएगी। उसकी वजह यह है, एक तो ये शॉर्ट वायर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर मौजूद नहीं है क्योंकि ये करंट को इजी वे लगेगा, इस वजह से सारी की सारी इधर से गुजर जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये आगे से ये जो वायर है ये आगे से ओपन है, तो यहाँ पे करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 2 एम्पेयर करंट यहाँ पे सारी की सारी सप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 एम्पेयर करंट ही IL जीरो माइनस के इक्वल होगी, ये उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो लिहाजा उसके मुताबिक हमारे पास जो IL जीरो माइनस की वैल्यू आएगी, देखें ये 2 एम्पेयर यहाँ पे आई और डायरेक्ट सारी की सारी इसी में फ्लो कर गई। जब यहाँ पे कोई करंट गई नहीं तो इसका मतलब IL जीरो माइनस ही 2 एम्पेयर के इक्वल है। तो IL जीरो माइनस की हमें वैल्यू मिल गई जी 2 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद इन वोल्टेजेस की बात करूं तो ये वोल्टेजेस तो मुझे 0 वोल्ट मिलेंगे। उसकी वजह क्या है, बिकॉज जब इस वायर में करंट ही नहीं फ्लो हुआ तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई वोल्टेज क्रिएट ही नहीं हुए, तो VC जीरो माइनस इनडायरेक्टली 0 वोल्ट के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को? अब इसको मैं आपको डेली लाइफ से समझाता हूँ, डेली लाइफ की एग्जांपल से। स्टूडेंट देखें, जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, आपके ब्रेकर डाउन हो जाते हैं, यानी कि आपके घर में बिजली मतलब कि कोई भी चीज़ चलती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है टोटली। तो उसकी क्या वजह होती है कि हमारे वोल्टेज क्रिएट ही नहीं हो रहे होते, यानी कि 2 एम्पेयर करंट तो पीछे से करंट ही आता है, पीछे से आपके मतलब कि मेन स्विच से करंट आता है। आगे जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो वोल्टेज क्रिएट होकर ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, देखें यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है कि एकदम से आगे शॉर्ट वायर आ गई, कोई मतलब कि ऐसा सोर्स नहीं आया जहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप करता और वोल्टेज क्रिएट करता। तो क्या हुआ जी, शॉर्ट वायर होने की वजह से सारा का सारा करंट वापस मेन स्विच में चला गया। ठीक है, समझ आ रही है ना इस चीज की? यानी कि करंट का जो कॉमन पाथ होगा वो ये होगा, वो यहाँ से जाएगी और इसी वे में से होती होती वापस चली जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को ले जाएंगे 0 प्लस पे।
एट टी इज इक्वल टू 0+। तो 0+ पे उसने हमें कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट्स, वो कहता है 0+ पे क्या होगा जी, आपका ये जो स्विच है ये इस साइड पे यानी कि अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा जी, 2 एम्पेयर की जो मतलब कि वायर होगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और करंट सारा इधर ही घूमता रह जाएगा, इधर कोई करंट आगे सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी शेप रह जाएगी, जो मैं आगे आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाने लगा हूँ। देखें, आप चाहें तो आप वो 2 एम्पेयर वाला सोर्स बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। फिर भी चले मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया जी, ये हमारा इंडक्टर आ गया। यानी अब ये वो टाइम आ चुका है, टाइम 0+, जब हमारा इंडक्टर अपने अंदर करंट स्टोर कर चुका था और कैपेसिटर के अंदर जितने भी वोल्टेज चाहे वो 0 है, लेकिन वो चार्ज हो चुका था। तो ये आ गया 2/3 फैरेड, ये आ गया हमारे पास 2 ओहम। तो स्टूडेंट इसके देखें यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये जो ऊपर वायर थी ये तो ओपन ही रह गई, मतलब इस तरह से कुछ रह गई, ओपन रह गई। ठीक है, ये पोल चेंज हुआ, यानी ये स्विच क्या हुआ जी, दूसरी साइड पे ट्रिगर हो गया। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से सर्किट बन गया। देखें, ये इस तरह से हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अब सर्किट ट्रिगर हो चुका है और सारे का सारा करंट इस वायर में अब फ्लो कर रहा है, इस साइड पे कोई करंट नहीं जा रहा। तो अब आप बोलेंगे जब सारे का सारा करंट यहीं पे फ्लो कर रहा है तो इस साइड पे करंट नहीं जा रहा, तो मतलब कि हमारा मतलब फिर क्या सिस्टम चलेगा कैसे? तो इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर थे उन्होंने पहले खुद को चार्ज किया, अब वो जो उन्होंने अपने अंदर चार्ज स्टोर किया उसी को वो डिस्चार्ज करेंगे, यही इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज नहीं मेंशन की, मैं वोल्टेज मेंशन किए देता हूँ, +-V0t, टी ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस वायर का अब हमारा साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है 2 एम्पेयर वाली वायर का, हमारा बस ये छोटा सा सर्किट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे जी, अपना KVL लगाएंगे। तो KVL लगाते हैं जी, करंट को हम ले लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक करंट ले लेंगे I के नाम से। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट हमने V0t अगर मालूम करने हैं, अगर हमें इसकी करंट मालूम हो जाती है, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ 2 × IT लगेगा, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम मालूम कर सकेंगे। हमें अगर करंट मालूम हो जाती है तो इनडायरेक्टली ये भी मालूम हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, हम यहाँ पे KVL लगाते हैं इस लूप के ऊपर, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। एक इंडक्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं, एक इंडक्टर के क्रॉस उसके जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ये हमारे पास फार्मूला होता है जी। ठीक है, और उसके बाद जी आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक कैपेसिटर के क्रॉस, अभी मैंने इसको L से रिप्रेजेंट किया है इसकी इंडक्टेंस को, ये इंडक्टेंस है, यहाँ पे मैं C से इसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करूंगा। जब हमारा जो मतलब कि करंट है कैपेसिटर में से गुजरेगी तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं 1 ओवर कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और एक रेजिस्टर के क्रॉस आप जानते ही हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास फार्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 2 ओहम और करंट है I, तो ये हमारे पास बन गया जिसका फार्मूला इज इक्वल टू 0। डन हो गया जी। तो अब हम इसको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन का फिर से एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो अब स्टूडेंट डिफरेंशियल का मतलब है हम दोनों साइड पे d/dt से मल्टीप्लाई दे देंगे। तो देखें d/dt से होल इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं बाहर सिर्फ d/dt लिखता हूँ और अंदर सारी इक्वेशन एज इट एज लिख दूंगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने पूरी इक्वेशन को सेट कर दिया जी। अब ये d/dt अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखें सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको कर देगा d²/dt², तो ये हमारे पास आ जाएगा। l के साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें जो डबल डेरिवेटिव का हमारे पास कंपोनेंट होता है उसके साथ 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पे l है तो l से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा d²/dt²। ठीक है,
और साथ में आ जाएगा आई ऑफ टी, ठीक है, डी ओवर डी टी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे पहले एल से डिवाइड किया जाएगा, जो मैंने बोला कि पूरी इक्वेशन को एल से हम डिवाइड करवा रहे हैं, तो 2 ओवर एल आ जाएगा। और दूसरी बार डी ओवर डी टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी आई ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी पहले वही काम होगा जो हमने बोला कि मतलब इंडक्टेंस से डिवाइड किया जाएगा। हमने पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करवा दिया, कह लें इस तरह से, डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा जी, आगे इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ऐसे ही है जैसे एक हमारे पास वायरस है तो दूसरा एंटीवायरस, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ आई ऑफ टी। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, पहले वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो वैल्यूज़ पुट करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और उसको हम फिर होमोजीनियस फॉर्म में ले जाएंगे रूट्स की इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारा मैथ ब्रांड्स थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट मैथ ब्रांड्स थ्योरी जो मैंने जनरेट की है ना, कुछ बच्चों का कहना था कि सर वो तो ऑलरेडी बुक पे मौजूद है, आपका मतलब कि क्या कहने का मतलब था कि हमने खुद से क्रिएट किया है। तो वो पता क्या चीज़ है, वो बुक के ऊपर मौजूद है लेकिन उसे उस तरह से नहीं करवाया गया जिस तरह से उसका हक है। उसको बच्चों को समझाने के लिए जिस तरह से उसे बताया जाना चाहिए उस तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इस वजह से हमने उसको मैथ ब्रांड्स थ्योरी का नाम दिया। तो देखें 2 ओवर एल है, तो एल की क्या वैल्यू थी हमारे पास 1 ओवर 2, तो बटे का बटा उलट जाएगा। देखें 1 ओवर 2 जब बटे में होगा ना तो वो उलट के इसको क्या करेगा, आप चेक कर लीजिएगा, 2 को आप 0.5 से डिवाइड करवा दीजिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 डी ओवर डी टी आई ऑफ टी। करना क्या है जी, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है जो वैल्यूज हैं। एल की वैल्यू 1 ओवर 2 थी। अब देखें यहाँ पे एल और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एल की वैल्यू है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 को 2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 3 बटे में रह गया, तो बटे का बटा उलट के ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा 3 आई ऑफ टी। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो बिकॉज यू आर इंजीनियर्स। तो स्टूडेंट अब हम इसकी रूट्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी टी एस से रिप्लेस होता जाएगा, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी का स्केयर है तो ये आ जाएगा एस का स्केयर। उसके बाद ये यहाँ पे डी ओवर डी टी आई एफ टी है तो ये एस से रिप्लेस हो जाएगा, 4s आ जाएगा, प्लस ये यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी ओवर डी टी नहीं है तो ये एस की पावर 0 कहलाएगी। ये चीज़ आप जानते हो। तो अब हमने क्या करना है, जिसके रूट्स निकालने के लिए पहले इसका स्केयर मुकम्मल करना है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एस का होल स्केयर आ गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखें इसकी सेकंड टर्म इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई दिया जाए तो ये मतलब कि 4s आ जाए, इसको 2 से ज़रब दी जाए तो 4s बनता है। यानी कि हमें 2 का स्केयर ऐड भी करना पड़ेगा और 2 का स्केयर माइनस भी करना पड़ेगा बिकॉज हम ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर जो बनता है a प्लस बी होल का स्केयर। तो इसमें क्या था जी, इतना हिस्सा मौजूद था, बी स्केयर मौजूद नहीं था तो मैंने क्या किया, प्लस बी स्केयर भी कर दिया माइनस बी स्केयर भी कर दिया, जिससे मैथ का तवाजुन यानी कि इक्वेशन का तवाजुन खराब नहीं हुआ। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही है। मेथड और भी होते हैं रूट्स फाइंड करने के, अगर आप चाहें तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी अलहदा से भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अब ये क्या आ जाएगा जी, देखें s प्लस 2 होल का स्केयर और ये बन जाएगा देखें -4 प्लस 3 -1 उधर जाके +1, तो दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेने के बाद क्या होगा जी, ये आ जाएगा +-1। तो एक दफ़ा लिखा जाएगा s प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और दूसरी दफ़ा इसे लिखा जाएगा s प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बिकॉज अंडर रूट जब किसी चीज़ का लिया जाता है तो प्लस माइनस आ जाता है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई जी, देखें ये उधर जाके -2 + 1 हुआ तो -1 आ गया और यहाँ पे -2 -1 हुआ तो -3 आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, आपने यहाँ पे लिखना है द रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल, यानी कि रूट्स की वैल्यूज़ जो आई हैं वो रियल हैं, रियल नंबर्स हैं और क्या है जी, अनईक्वल है, आप इसमें इक्वल नहीं है। लिहाजा हमारी कंडीशन क्या थी, हमारा सर्किट जो था वो ओवर डैम्प्ड हो चुका था, यानी कि हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क करने की हालत में पहुंच चुका था। आर रियल एंड अनईक्वल, सो द सर्किट इज, ठीक हो गया जी, सो द सर्किट इज ओवर डैम्प्ड। तो अब स्टूडेंट्स स्टार्ट होने लगी है मैथ ब्रांड्स थ्योरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखना आप सब जानते हैं कैसे इक्वेशन लिखते हैं, मैंने इसका तरीका सिखाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर सारे लेने हैं प्लेलिस्ट के आपको समझ आ जाएगी। हम इसकी कैसे लिखते हैं जी, देखें आई ऑफ टी यानी ये उस फॉर्म में इक्वेशन आएगी जिस फॉर्म में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। करंट की फॉर्म में थी तो करंट की फॉर्म में ही इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। K1 यानी कांस्टेंट 1 e की पावर
साथ में टी, यहाँ पे टी आएगा और उसके बाद प्लस K2 दूसरा कांस्टेंट और e की पावर t। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आई हैं वो इन t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -1 है तो -t बन जाएगा, -3 है तो -3t बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर ही हमारा जो फर्स्ट पहला कदम होता है मैथ ब्रांड्स थ्योरी के मुताबिक वो ये होता है कि हमने टाइम की जगह क्या पुट कर देना होता है, 0 पुट कर देना होता है। तो टाइम की जगह जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे हम। तो ये K1 ही रह जाएगा बिकॉज e की पावर 0 1 आ जाएगी, और ये सिर्फ K2 रह जाएगा, यहाँ पे भी e की पावर 0 1 ही बन जाएगी टाइम की जगह 0 पुट होने की वजह से। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगी, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू आई ऑफ 0। स्टूडेंट आप जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था, आई ऑफ 0 IL 0 माइनस के ही इक्वल होगा और V ऑफ 0 VC 0 माइनस के इक्वल होगा। हमेशा यही होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आई ऑफ 0 जो है वो हमारे पास डायरेक्ट बराबर है IL 0 माइनस के। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट भी आएगा, वो मैं आपको बताए दिए देता हूँ। देखें, आई ऑफ टी की जो डायरेक्शन थी वो थी क्लॉकवाइज, जो हमने IL 0 माइनस निकाली थी उसकी डायरेक्शन थी डाउनवर्ड। तो देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है जबकि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे बच्चे मार्क खा सकते हैं, इसी वजह से मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। देखें, इसकी डायरेक्शन आपने ज़रा ध्यान से देखनी है, इसकी डायरेक्शन ये बन रही है IL 0 माइनस। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसी तरह से प्रोड्यूस होगा और करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी कि IL 0 माइनस और IT आपस में क्वांटिटी के लिहाज से तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। एक रिएक्शन है जबकि दूसरा रिएक्शन है, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी -2। देखें, इसकी वैल्यू है 2 एम्पेयर, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है उसके, तो लिहाजा ये होगी -2 एम्पेयर। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो यहां पे हमारे पास IF 0 की जगह पुट हो जाएगा -2 एम्पेयर। और एक और बात स्टूडेंट, जो बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर ये तो 0 माइनस की वैल्यू है, आप 0 की जगह क्यों पुट कर रहे हैं? तो 0 माइनस 0 और 0 प्लस ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं टाइम। तो देखें, हमारा स्टेप 1 डन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। स्टेप 2 क्या था, अभी आपके जहन में आ जाना चाहिए। हमने स्टेप 2 में क्या करना था, जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसका डेरिवेटिव लेके टाइम को 0 पुट करना था, उस इक्वेशन को। अब हम इसका दोबारा से लेंगे डेरिवेटिव। तो चलें जी, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमने स्टेप्स ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें मैथ ब्रांड्स थ्योरी के स्टेप्स ही हैं। तो देखें, ये सेकंड स्टेप है कि हमने उसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। तो वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले। तो ये स्टेप 2 यहाँ पे होने लगा जी। वो इक्वेशन हमारे पास आई है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू K1 e की पावर -t और दूसरा था प्लस K2 e की पावर -3t। अब हमने लेना इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी? देखें, K1 तो यहाँ पे आ गया और e की पावर -et का डेरिवेटिव होगा, तो e की पावर -et एक दफ़ा ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो इसकी पावर के साथ होता है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे -1t के साथ है तो -1 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे -3 है इसके साथ, तो ये -3 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें थर्ड स्टेप क्या होगा। यहाँ पे पहली बात है, हमने टाइम की जगह 0 भी पुट करना। अभी स्टेप ये मुकम्मल नहीं हुआ, टाइम की जगह 0 पुट करना है। 0 पुट हो गया जी, ये स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ 0 पुट होगा ही। देखें, यहाँ पे 0 पुट हुआ, ई की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -K1 -3K2। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। देखें, थर्ड स्टेप में क्या था, अगर VCT है तो यहाँ पे मतलब लिखा गया था हमारे पास के अगर आप KVL लगाने लगे हो मतलब थर्ड स्टेप को निकालने के लिए, तो आपने VCT ले लेना, यानी कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेज कंसीडर करने हैं, ना कि उसकी इक्वेशन इंटीग्रेशन की। और अगर आप KCL लगाने लगे हो तो आपने करंट कंसीडर करनी है। ठीक है, ये मतलब कि असूल था एक। तो थर्ड स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। अभी मैं आपको शेप खोल के दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं जी। तो मेरे ख्याल में तो रजिस्टर को ओपन ही रखना पड़ेगा इसके इस स्टेप के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स हम चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने।
इसी के अंदर ये जो हमारे पास शेप ड्रा की थी ना हमने टाइम 0 प्लस पे, इसी के अंदर हमने अब क्या लगाना है जी, अपना KVL लगाना है, क्योंकि इसमें KVL ही लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि KVL हम पहले भी लगा चुके हैं, ये आपके सामने ही है KVL की इक्वेशन। लेकिन KVL यहाँ पे असूल लिखा हुआ है कि KVL जब आपने लगाना है तो आपने कैपेसिटर की जगह उसके वोल्टेज लिखने हैं, ना कि उसकी मतलब की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, देखें ये कैपेसिटर की हमने इक्वेशन लिखी थी, इसकी जगह उसके वोल्टेज लिखे जाएंगे, यानी VCT लिखे जाएंगे। तो ये इक्वेशन एज इट एज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये मैं इक्वेशन आगे भी आपको बना के दिखा चुका हूँ। देखें यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिखने लगा हूँ, मुझे पता चल गया क्या इक्वेशन थी। देखें इक्वेशन थी हमारे पास L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस 2 इंटू आई ऑफ टी था, ठीक है जी। और एक लास्ट में चीज़ थी कैपेसिटर की इक्वेशन थी। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि असूल में आपको बताया था, जब आप KVL लगा रहे होंगे तो आपने कैपेसिटर की इक्वेशन नहीं लिखनी, उसके वोल्टेज लिखने हैं। तो वोल्टेज अपनी करंट के मुताबिक हमारी करंट जो है वोल्टेज कैपेसिटर के पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, पॉजिटिव वोल्टेज पोल में, क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिखे थे, देखें करंट पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। तो चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, VC हमारे पास जो है वो 0 ही है, वो इतना फ़र्क नहीं डालेंगे। तो ये लिखा जाएगा पॉजिटिव VC 0 VCT, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी 0 नहीं हमने किया। तो ये अभी थर्ड स्टेप हुआ है। अब हम अपना फोर्थ स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये है मैथ ब्रांड्स थ्योरी का फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना, अगर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपने करंट को एक साइड पे रख लेना, डेरिवेटिव ऑफ करंट को, और बाकी सबको उठा के दूसरी जानिब ले जाना, और टाइम की जगह आपने हर एक जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना। तो देखें यहाँ पे भी वही होने वाला है। देखें यहाँ पे इस साइड पे सिर्फ रह जाएगा d/dt आई ऑफ टी, बाकी सबको हम उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे। ये उधर जाके -2it बन जाएगा, और ये उधर जाके -VCT बन जाएगा। और दूसरी बात ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी जानिब जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा अलग-अलग, ठीक है, समझ आ रही है। अब हम t की जगह 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है, हम टाइम को 0 पे ले जाएंगे। तो देखें ये बन जाएगा d/dt आई ऑफ 0। तो अब आप ये चीज़ जानते हैं स्टूडेंट, हमें आई ऑफ 0 की वैल्यू मालूम है, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे चेक की थी। मैं आपको अभी दिखाए देता माजरत चाहता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये रजिस्टर मैंने इसलिए ओपन किया ताकि मैं आपको इनकी वैल्यूज़ दिखा सकूं कि VC हमारे पास क्या है और आई ऑफ 0 क्या है, ठीक है। आई ऑफ 0 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है स्टूडेंट कि ये यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस वाली करंट है, क्योंकि ये करंट है जिसकी इक्वेशन हमने बनाई थी आई ऑफ टी की, ठीक है, ये वो वाली करंट है। तो ज़रा आपने गौर से देखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने इस पर बात की है कि जो आई ऑफ टी है वो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है उसके मतलब के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब ये एक्शन और रिएक्शन वाली बात है। अब अक्सर बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रिपीट करने लगा हूँ। ये मेन डायग्राम आपने ज़रा गौर से देखनी है। पता क्या बात है, जो हमारी करंट है ना, जो मतलब कि हमने KVL लगाने के लिए ली है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज आपको पता है मैं KVL हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाता हूँ, ठीक है, आप सब जानते हैं। लेकिन जो इंडक्टर के क्रॉस हमने करंट फाइंड आउट की थी, आप जानते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से डाउनवर्ड फ्लो करती है, तो वो देखिए अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज बनती है। तो हमने जो करंट फाइंड आउट की है वो है 2 एम्पेयर, यानी हमने जो करंट फाइंड आउट किया वो इंडक्टर के क्रॉस वाली करंट है, जो कि हमारी मतलब कि जो करंट अभी इस्तेमाल हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। मतलब कि ये ऐसे ही है, देखें आई ऑफ टी जो मतलब हमें करंट चाहिए जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं वो इंडक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, इंडक्टर के करंट के। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के लिहाज से, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से अगर अपोजिट हो तो आप साइन से कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब आई ऑफ टी हमारे पास अगर ये 2 एम्पेयर की इक्वल है तो आई ऑफ 0 माइनस किसकी इक्वल होगी, -2 एम्पेयर के। समझ आ गई जी इस चीज़ की, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो मैंने स्टूडेंट इसलिए इसको मतलब कि ज़्यादा बयान किया बिकॉज मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आप ये चीज़ समझ ना पाए, तो मेरा क्या फ़ायदा यहाँ पे होने का। तो देखें अब हम आ चुके हैं अपने स्टेप थर्ड की जानिब। तो ये स्टेप 4 था, सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं हमने किया, ये स्टेप 4 हो चुका हुआ है। तो
अब वैल्यूज ही पुट करनी है। देखें इंडक्टर की हमारे पास वैल्यू थी 1/2, तो ये -2 इंटू IF0 की वैल्यू पुट होगी। अभी अभी हमने देखा ये -2 के इक्वल है, बिकॉज ये इंडक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो ये -2 पुट हो गया। और इंडक्टर की हमारे पास वैल्यू थी 1/2 हेनरी, और VC0 ये आप जानते हैं 0 वोल्ट आए थे हमारे पास, तो ये 0 होने की वजह से पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, 4 और 1/2 फिर से ऊपर आके उल्ट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टेप 5 की बारी आ गई है। स्टेप 5 में हमने क्या देखा था? स्टेप 5 में हमने ये देखा था कि जो आपके पास इक्वेशन आपने डेरिवेटिव की बनाई होगी, मतलब कि ये वाली इक्वेशन इस तरह से जो आपने डेरिवेटिव लेके बनाई होगी, उसमें आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखें, ये हमने वो इक्वेशन बनाई अपने क्वेश्चन में, ये हमारी इक्वेशन बनी हुई है, इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है 8। तो देखें हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, -K1, ठीक है, -K1 हो गया, -3K2 इज इक्वल टू 8। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। अब स्टेप नंबर 6 फॉलो करना है। तो मैथ ब्रांड ने कहा था, मतलब कि हमारी थ्योरी के मुताबिक कि स्टेप 6 है, इनको मैट्रिक्सेस में पुट करो इस इक्वेशन को, और वो इक्वेशन जब आपने शुरू वाली बनाई थी, मतलब कि ये वाली इक्वेशन जब आपने शुरू में टाइम 0 पुट करके डायरेक्ट फाइंड आउट की थी, वो भी मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमने जो बनाई है ना, इस इक्वेशन का आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये है K1 + K2 इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन है जी, K1 + K2 इज इक्वल टू -2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिसेस की फॉर्म में पुट कर देना है, यानी इनके नंबर्स लिख लेने हैं 1 1, और इसके क्या है -1 -3, फिर इनके वेरिएबल्स लिखने हैं K1 K2 कॉलम की फॉर्म में, और इज इक्वल टू के बाद नंबर्स लिखने हैं। पहले -2 लिखेंगे बिकॉज हमने इक्वेशन 1 को पहले लिखा है, फिर इक्वेशन 2 के वेरिएबल को जो कि 8 आया। अब इनको कैलकुलेटर पे पुट करें और इसको इनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लें, K1 और K2 की। एंड द फाइनल स्टेप इज 7th स्टेप, जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं अभी इनकी वैल्यूज निकाल के आपको बताता हूँ क्या आती हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मेरे पास K1 और K2 दोनों की वैल्यू आ गई है। K1 की वैल्यू आई है 1, जबकि K2 की वैल्यू आई है -3 सॉरी, K2 की वैल्यू आई है -3। अब इन दोनों वैल्यू को हमने पुट कर देना है अपनी मेन इक्वेशन में जो हमने करंट की लाई थी। तो ये वो मेन इक्वेशन है। तो हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगा। K1 की क्या वैल्यू आई है 1, और K2 की -3। तो K1 की जगह 1 पुट हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखें I(t) इज इक्वल टू e⁻−et, और प्लस K2 की क्या वैल्यू आई है -3, तो ये आ जाएगा e⁻−et और -3 e⁻−3t। ठीक है, तो ये हमारे पास आई है अम्पेयर में वैल्यू। लेकिन हमारा मेन जो काम था वो था वोल्टेज को फाइंड आउट करना, V0t को। अब आप जरा इसकी मेन शेप पे आ जाएं, तो मेन शेप के मुताबिक ये जो I(t) है पॉजिटिव पोल में, हम यहाँ पे ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फार्मूला बनेगा V0t इज इक्वल टू, देखें वोल्टेज में फाइंड आउट करने लगो इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो इसकी रेजिस्टेंस है 2, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये प्लस में लिखी जाएगी। तो अब वैल्यू पुट कर दें। देखें I(t) हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी V0t की जो इक्वेशन बनेगी, बस हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना हर वेरिएबल को। यहाँ पे आ जाएगा 2 e⁻−t, और ये बन जाएगा -6 e⁻−3t, और अम्पेयर की जगह आ जाएगा वोल्ट, बिकॉज अम्पेयर और ओहम जब आपस में 2 यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वोल्टेज बना देते हैं। तो इस तरह से जी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट आपने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना है कि ये मैथ ब्रांड्स थ्योरी आपके कितने काम आई, क्या ये आपको क्वेश्चन बाकी प्रीवियस क्वेश्चन से मतलब कि आसान लगा मैथ ब्रांड्स थ्योरी की मदद से। तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आने वाले दिनों में भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उनके लिए भी थ्योरीज को जनरेट करूं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। CID से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम क्या चीज हो।